हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप दोस्तों। अगर आप भी इंटरव्यू दे दे के नई नई जगह पे इंटरव्यू दे दे के थक गए हो, एक हॉस्पिटल में, दो हॉस्पिटल में, तीन हॉस्पिटल में, कहीं भी आपका नहीं हो रहा है, कई जगह पे आप जाते हो तो आप एज ए फ्रेशर जाते हो तो आपको बोल दिया जाता है कि हम फ्रेशर को नहीं लेते, आप कहीं और ट्राई कर लो। तो बहुत सारे हॉस्पिटल आप घूम घूम के दिमाग ख़राब हो गया, आपका मन नहीं करता भी हॉस्पिटल ज्वाइन करने का। तो बहुत मन में विचार आता है यार होम केयर में चला जाऊँ, इधर चला जाऊँ, उधर चला जाऊँ। तो दोस्तों टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके लिए मैं एक दो हॉस्पिटल सजेस्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है और वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज़ है, आप ज़रूर जाओ वहाँ पे। जो पहला हॉस्पिटल है हमारा वो है BLK हॉस्पिटल में काफ़ी सारी वैकेंसीज़ है। अगर आप जाना चाहते हो तो ज़रूर वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। मंडे टू सैटरडे आप कभी भी जा सकते हो 11 बजे से पहले। और दूसरा हॉस्पिटल है हमारा मैक्स में आप साकेत में आ सकते हो, पटपटगंज वाले में जा सकते हो। और भी हॉस्पिटल्स है जहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज़ है एज ए फ्रेशर, अगर आप चाहते हो तो वहाँ पे आप जा सकते हो। तीसरा हमारा हॉस्पिटल है मेदांता में भी अभी फ्रेशर स्टाफ को ले रहे हैं, आप ज़रूर ट्राई करो। अगर आप एज ए फ्रेशर हो, आपको नहीं कहीं ले रहे तो आप मेदांता में जा सकते हो। चौथा हमारा हॉस्पिटल है आर्टिमिस हॉस्पिटल, वहाँ पे भी अभी फ्रेशर को ले रहे हैं, अगर आप जाना चाहते हो तो ज़रूर जा सकते हो। वहाँ पे भी अच्छे से पढ़ के जाना, तैयारी करके जाना, आपकी ज़रूर सिलेक्शन होगी। तो दोस्तों अगर आप मेरे थ्रू भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अगर आप सीधा जाना चाहते हो वहाँ पे जा सकते हो, अपना CV दो और मंडे टू सैटरडे आप कभी भी जाके इंटरव्यू दे दो और वहाँ पे भी आप कर सकते हो। अगर आप मुझे अपना CV सेंड करना चाहते हो तो मुझे भी नीचे टेलीग्राम का मैंने लिंक ऑलरेडी दे रखा है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे अपना CV सेंड कर सकते हो। तो मैं आपका HR में CV सबमिट कर दूँगा, आप उसके बाद भी जा सकते हो। तो दोस्तों ये तो था इंटरव्यू के बारे में। तो आज हम मेन जो चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि थंबनेल आपने देख के क्लिक करा है, जिस पे आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम उस टॉपिक पे बारे में बात करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट सेम गलतियां करते हैं, जिसके बारे में आज हमने वीडियो बनाई है। तो मैंने क्या क्या गलती करी थी अपने नर्सिंग के स्टार्टिंग के कैरियर में, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी वो गलती करो। तो ये वीडियो अगर आप फ्रेशर हो तो स्पेशल आपके लिए वीडियो ज़रूर देखो, पूरी वीडियो शुरू से एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सीधा अपनी। तो दोस्तों सबसे पहली गलती जो नर्सिंग स्टाफ करते हैं कि जब भी हमारी GNM जब BSc चल रही होती है तो उसी के दौरान हमें ये चुल मचती है कि यार हम BSc कर रहे हैं या GNM कर रहे हैं तो हम पैसे कब कमाएंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है पैसे कमाने की तरफ शुरू से ही ध्यान कर लेते हैं कि पहले हम पैसे कमाते हैं, साथ साथ GNM कर लेंगे और साथ साथ हम पैसे की तरफ भागते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपनी स्टडी जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस में कर लेते हैं, मतलब कॉलेज नहीं जाना है, कॉरेस्पॉन्डिंग कर लेते हैं और बाहर किसी हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब तक आपकी GNM नहीं होती ऑब्वियसली आपको कोई अच्छा वाला हॉस्पिटल तो लेगा नहीं, तो आप जाते हो जहाँ नर्सिंग होम हो गए, जहाँ ऐसे छोटे सेटअप वाले हॉस्पिटल हो गए, 40-50 बेडेड में आप चले जाते हो। तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक तो जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो आप गेन नहीं कर पाते हो अपनी, जो कि आगे जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। जो आप वहाँ पे क्लास में रह के जो सीखते हो वो आप बाहर नहीं सीख सकते हो। इसलिए कभी भी पैसों के पीछे मत भागा करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं या इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे कि सर हमने साथ साथ में मतलब हमारी GNM चल रही है, हमें नर्सिंग होम में काम कर रहे हैं, तो हमें किसी अच्छे हॉस्पिटल में मतलब इंटरव्यू देना है, तो कोई अच्छा हॉस्पिटल सजेस्ट करो। तो सबसे पहली बात मैं आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी हॉस्पिटल विदाउट GNM या विदाउट BSc नर्सिंग अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं आई है तो कोई भी हॉस्पिटल आपको नहीं लेगा। अगर लेगा तो वो या तो दिल्ली के बाहर जो छोटे सेटअप वाले हॉस्पिटल होते हैं 30, 40, 50 बेडेड वाले वो लेंगे, नहीं तो नर्सिंग होम लेंगे। शुरू में क्या होता है कि जब भी हमें 3, 4, 5 हज़ार कोई दे देता है तो हमें जो फर्स्ट सैलरी हमारी 4-5 हज़ार हमें कोई दे देता है तो हम उसी पे रुक जाते हैं। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अपना एक्सपीरियंस हम सोचते हैं यार छोड़ क्या कॉलेज जाना है, आराम से हम पैसे कमाते 4-5 हज़ार कमा रहे, साथ में पढ़ाई ऐसे करते रहेंगे। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती है जो नर्सिंग स्टाफ करता है। तो इसलिए कभी भी ये गलती रिपीट नहीं करना है। फ़िलहाल मैंने तो ये नहीं करा, क्योंकि जब तक मेरी नर्सिंग चल रही थी तो मैंने साथ में कोई भी काम नहीं करा था, बस स्टडी के ऊपर ही फोकस करा था।
तो वो वाली जो स्टडी है वो आपको आगे जाके काम आती है। कभी भी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो तो कभी भी आपकी इंटरव्यू जो है ऐसा नहीं होगा कि आपसे इंटरव्यू क्लियर नहीं होगी। तो अगर आपने कभी क्लास ही नहीं लगाई तो इंटरव्यू तो हम क्या ही खैर देंगे फिर। तो इसलिए हमेशा पहले पैसों के पीछे मत भागो, पहले स्टडी करो, उसके बाद पैसा तो उसके बाद हमने कमा ही लेना है। दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी गलती जो स्टाफ करते हैं कि जब भी हमारी जीएनएम जब बीएससी चल रही होती है, जब वो एंडिंग पार्ट पे आ जाती है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि जब हमारी क्लिनिकल नॉलेज गेन करने का टाइम होता है उस टाइम पे हम क्लिनिकल नॉलेज गेन नहीं करते, क्योंकि उस टाइम पे हमें ये वाले एप्रन मिल जाते हैं और ये एप्रन पहन के हमें लगता है भाई हम तो भाई बादशाह हैं आज के, मतलब ये हॉस्पिटल के हम बादशाह हैं जिसमें भी हमारी ड्यूटी लगी होती है। अगर मैं खुद का बताऊं तो क्लिनिकल ड्यूटीज़ के टाइम पे मैंने भी बिल्कुल नहीं पढ़ा था, बस एप्रन पहना है, घूमते रहना है हॉस्पिटल में, कभी इधर कभी इधर। तो मोस्टली आपके साथ भी बहुत होता होगा कि बहुत मज़े करते हैं हम, क्योंकि मुझे भी पता है हम जब नर्सिंग में जब हमारी क्लिनिकल ड्यूटी होती है वहाँ पे हमने सीखा कम होता है, बस हमने मज़े ज़्यादा करे होते हैं। तो सबके साथ ही ऐसा होता है, लेकिन ये भी हम बहुत बड़ी गलती होती है हमारी जो हम करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमें प्रैक्टिकल के साथ साथ हमें क्लिनिकल जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ ही हमें पता चलता है कि हॉस्पिटल कैसे वर्क करता है, क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या हमने करना होता है, क्या क्या हमारी ड्यूटीज़ है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कैसे हमने काम करना है। तो ये सब चीज़ें जो है हमने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में सीखनी होती है। तो अगर उस टाइम पे अगर हम मज़े कर लेते हैं ज़्यादा तो उसके बाद में ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं भी बिल्कुल हमने मतलब उस टाइम पे इतना करा नहीं था, लेकिन उसके बाद मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी। तो फिर एक ही बार में सारा पढ़ने से अच्छा है कि आप डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए कोशिश करो कि जब भी आपकी क्लिनिकल ड्यूटीज़ चल रही है तो उसको रेगुलर अटेम्प्ट करो, तो बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। कि अगर आप सोचते हो कि यार अब तो मेरी जीएनएम हो गई है, लास्ट वाले जो 6 मंथ है छोड़ो, मैं हॉस्पिटल में ज्वाइन करता हूँ, साथ में सैलरी पैसे कमाऊँगा, तो ये गलती नहीं करनी है। इसलिए अपना पहले पूरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस पूरा करो, तो उसके बाद ही जो आप हॉस्पिटल लाइन ज्वाइन करो, जब आपकी रजिस्ट्रेशन आ जाती है उसके बाद ही आपको ज्वाइन करने का फ़ायदा है। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो मोस्टली नर्सिंग स्टाफ करता है कि जब भी हम पास आउट करते हैं तो हम एक हॉस्पिटल में जाते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, तीसरे हॉस्पिटल में जाते हैं। तो जब हम बड़े सेटअप में जाते हैं तो उस टाइम पे जो वो वाला जो लेवल है वो हम अचीव नहीं कर पाते इंटरव्यू का, क्योंकि ना ही हमने अपनी क्लिनिकल और ना ही अच्छे से हमने अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बड़े वाले सेटअप जो 200 अप टू 200 बेडेड होते हैं हॉस्पिटल, वो उनकी जो हमारी इंटरव्यू है वो क्रैक नहीं कर पाते। तो 2, 3, 4 हॉस्पिटल में जाने के बाद जो हमारा सेल्फ इस्टीम है वो बहुत लो हो जाती है। उसके बाद हम सोचते हैं कि चल छोड़ यार, थोड़े छोटे सेटअप में चला जाता है, कोई 100-150 बेडेड है, कोई भी मतलब ऐसे नॉर्मल सा हॉस्पिटल मिल गया उसी में ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन ये भी हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो इसलिए कभी भी जब अगर आप फ्रेशर हो तो हमेशा आप ट्राई करो कि कोई बड़ा हॉस्पिटल आप देखो, 200, 250 या 300 बेडेड का कोई भी हॉस्पिटल देखो, उसमें आप ज्वाइन करो। कभी भी ये नहीं सोचना कि हमने छोटे सेटअप में जाना है। जो फ्रेशर का एक्सपीरियंस है वो हमेशा आपको बड़े हॉस्पिटल में लेना चाहिए। छोटे हॉस्पिटल में कभी भी फ्रेशर का एक्सपीरियंस मत लो, क्योंकि आपका एक कंफर्ट जोन बन जाता है। अगर आप पहले छोटे सेटअप में चले जाओगे तो आपका जो कंफर्ट जोन है वो इतना ही रहेगा, और उसके बाद अगर आप स्विच करोगे, अपना कोई बड़ा हॉस्पिटल स्विच कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए कभी भी एज ए फ्रेशर अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो हमेशा देखो बड़ा हॉस्पिटल ही जाना है। आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार फेल होते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कभी भी मतलब ये नहीं सोचना कि यार मैं कर ही नहीं सकता हूँ। अपना ट्राई करते रहो, पढ़ के जाओ और इंटरव्यू दो। तो ऑब्वियसली कोई भी ऐसी इंटरव्यू नहीं है जो आपकी क्लियर नहीं होगी, बस आपका जो थोड़ा बेस है वो अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों चौथी सबसे बड़ी गलती जो मोस्टली नर्सिंग स्टाफ करता है कि जब भी हम कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे आपने कोई बड़ा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया या कोई भी हॉस्पिटल आप ज्वाइन कर लेते हो, तो उस टाइम पे जब आपकी NITP क्लासेस चलती है तो वहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आप क्या प्रेफर करोगे, ICU में जाना चाहते हो या आप वार्ड में जाना चाहते हो। तो बहुत सारे लोगों से हमने यही सुन रखा है कि यार ICU जो होता है वो बहुत क्रिटिकल एरिया होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक ड्यूटी है, बहुत गंदी ड्यूटी जाती है और कितने पेशेंट जाते रहते हैं। मतलब बहुत हमने इतनी ICU के बारे में नेगेटिव चीज़ें सुन रखी होती है ना, तो हम फर्स्ट आते ही हम बोलते हैं नहीं जी हमें वार्ड में जाना है।
तो वहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती आप करते हो कि आप वार्ड सेलेक्ट कर लेते हो कि हमने वार्ड में जाना है। तो जब आप वार्ड में चले जाते हो तो वहाँ पे जो आपका जैसे हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि कभी भी खूह दा डड्डू नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए आपको हमेशा आईसीयू चूज़ करना चाहिए अगर एज ए फ्रेशर आप जा रहे हो, क्योंकि अगर एज ए फ्रेशर आप आईसीयू में जाते हो तो बहुत सारी नॉलेज आपकी गेन होगी, बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी। अगर आप एज ए फ्रेशर वार्ड में चले जाते हो तो उसके बाद आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल वार्ड में ही रहते हो, आपका वार्ड का एक्सपीरियंस आपका ज़ीरो एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि अगर आप वार्ड में जाते हो, जैसे सपोज करो आपका वार्ड में कोई पेशेंट सिक हो जाता है, पेशेंट सिक हुआ, आपको कुछ नहीं पता होता है कि पेशेंट सिक होने के बाद क्या करना है, क्योंकि आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो। आपको बस इतना उन्होंने सिखाया, पेशेंट सिक हुआ, कोड ब्लू करा, कोड RRT करा, पेशेंट को शिफ्ट कर दिया आईसीयू में। उसके बाद आपको कुछ नहीं पता कि आईसीयू में क्या करते हैं, कैसे पेशेंट को हैंडल करते हैं, कैसे पेशेंट को सेटल करते हैं। तो इसलिए हमेशा आप आईसीयू प्रेफर करो। आपको पता होना चाहिए कि आईसीयू में क्या करते हैं, पेशेंट को कैसे हमने बचाना है। और दूसरी चीज़ आईसीयू का प्लस पॉइंट ये है, अगर आप आईसीयू में ज्वाइन करते हो तो उसका आपको अलग से इंसेंटिव मिलता है। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 24,000 है तो आईसीयू का आपको 1,000 या 1,500 एक्स्ट्रा मतलब पैसे मिलते हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो हमेशा इसलिए हमेशा कभी भी वार्ड में एज ए फ्रेशर मत जाओ, हमेशा आईसीयू चूज़ करो। आईसीयू में जाओगे तो बहुत काम सीखोगे। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं भी जब था, मेरे हम मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल में हम 6 लोग थे, तो उनमें से सबसे फर्स्ट पे मैंने ज्वाइन करा था हॉस्पिटल। तब मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं आई थी, तो अमृतसर में मैंने एक हॉस्पिटल ज्वाइन करा, तो काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल था। तो मैं जाते ही आईसीयू ज्वाइन कर लिया था मैंने। तो आईसीयू में बहुत सारी नई नई चीज़ें थी और मैं मतलब वैसे भी मुझे कुछ नहीं आता था उस टाइम पे कैसे काम करते हैं कैसे। तो मैं था भी अकेला, ऊपर से सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत कम था उस टाइम पे, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से काम सीखा। कारण यही है कि मैं हर चीज़ सीखने में इंटरेस्टेड था। मैं कोई भी नई चीज़ देखता था, उसके बारे में पढ़ता था, क्या है, क्यों है, कैसे है। तो हमेशा आपको सीखते रहना चाहिए। अगर आप वार्ड में भी कर रहे हो तो वहाँ पे भी अगर आपका कोई पेशेंट सिक होता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद में क्या करना होता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको लर्न करनी है। तो इसलिए आप हमेशा आईसीयू चूज़ करो। एक बार आप आईसीयू चूज़ कर लेते हो तो आपकी जो नॉलेज है वो बहुत बूस्टअप होती है। तो दोस्तों 5वीं जो गलती है मोस्टली जो स्टाफ करते हैं कि जब भी हम एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे अंदर हेजिटेशन होती है। हम क्या सोचते हैं कि यार अगर हम बार बार किसी से पूछेंगे, अगर किसी सीनियर से कुछ ज़्यादा बार पूछेंगे तो वो इरिटेट हो जाएगा। ये सब चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हम पूछते ही नहीं है, हम बस अपना काम करते जाते हैं। जो हमें पता है मेडिसिन कर दो, ये कर दो, फाइल कर दो, मतलब हम अपनी नॉलेज जो है गेन नहीं करते। हम बस अपना एक लेवल पे ही रह जाते हैं और बस वहीं पे काम करते जाते हैं। उससे ज़्यादा ऊपर हम कभी नहीं जाते। तो इसलिए अपने सीनियर का दिमाग ख़राब कर दिया करो, पूछ के क्वेश्चन पूछते रहो। तो अगर मैं अपनी बताऊं तो जब मैंने आईसीयू ज्वाइन करा था एज ए फ्रेशर, तो वहाँ पे मैं अपने जो मेरे सीनियर स्टाफ थे उनका मैं इतना दिमाग खाता था कि वो मतलब अगर मुझे देख लेते थे ना तो वो बोलते थे यार इसको मतलब हमारे साथ पेशेंट मत डालना, इसको किसी और के साथ डाल दोगे, ये बड़ा दिमाग खाता है। तो एक वो मेरा प्लस पॉइंट था कि मैं हर चीज़ सीखता था, हर चीज़ पूछता था। तो ये हमेशा आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर कभी भी आप कहीं भी ड्यूटी कर रहे हो तो किसी भी चीज़ का अगर आपको नहीं पता, आपके सामने कोई भी चीज़ हो रही है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है, क्यों है, कैसे है। तो अगर ये चीज़ आपके अंदर है तो आप हमेशा ऊपर ही जाओगे, कभी नीचे नहीं आओगे। तो दोस्तों 6th वाली गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, जो मेरे मतलब मैंने भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे जो ये वाली गलती करते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये नर्सिंग स्टाफ की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है अगर वो शुरू में ये चीज़ करते हैं। वो क्या है, वो है होम केयर। होम केयर में क्या होता है, आप सबको पता है कि कोई एक पेशेंट होता है जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ होता है, जिसको नॉर्मल मेडिसिन वगैरह कुछ देना है, बस इतना ही काम होता है और पेशेंट के साथ रहना होता है। और आपको उसके लिए काफ़ी अच्छा पैसा भी मिलता है। हो सकता है आपको जो नॉर्मल हॉस्पिटल की सैलरी से भी ज़्यादा सैलरी मिलती हो सकता है उससे 10,000 एक्स्ट्रा मिल रही हो।
तो ये चीज़ देख के हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं यार हॉस्पिटल छोड़ो, हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ गई, हम होम केयर ज्वाइन कर लेते हैं, कोई अच्छा सा पेशेंट लेते हैं, आराम से फ्री रहना है, कुछ करना नहीं है और पैसे आते जाएंगे। तो ये चीज़ जो है बहुत नेगेटिव पॉइंट होता है नर्सिंग की लाइफ का। अगर आप एज ए फ्रेशर आप आते हो तो आपको अगर कोई भी सजेशन दे रहा है आपके फ्रेंड सर्कल में, या कोई भी आपका सजेशन दे रहा है कि यार तू होम केयर में आ जा, पैसे इकट्ठे कर और आराम से बाहर चला जा, कोई भी अपना मतलब अच्छे पैसे मिल जाते हैं ऐसे आपको बोलते हैं तो आप उसमें चले जाते हो, तो वो जो है सबसे आपकी बड़ी गलती होती है। क्योंकि एक तो जो होम केयर है उसका ज़ीरो एक्सपीरियंस आपको मिलता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं आपको मिलता है। अगर आप होम केयर में लगे चाहे 2, 3, 4, 5 साल लगे रहे हो तो उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप उसके बाद हॉस्पिटल ज्वाइन करते हो तो आपको एज ए फ्रेशर ही ज्वाइन करना पड़ेगा और आपकी जो नॉलेज लेवल है वो भी वहीं की वहीं रहेगी और बिल्कुल भी मतलब उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। एक पैसे के पीछे अगर आप भाग रहे हो शुरू में कि मुझे ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, मैं ज़्यादा अर्न कर लूँगा तो मैं होम केयर में चला जाता हूँ, ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो कभी भी होम केयर आपको एज ए फ्रेशर नहीं ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, अगर आप हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हो उसके साथ आपको कोई ऐसा पेशेंट मिल जाता है जिनकी कोई मेडिसिन जानी है, या किसी टाइम अगर कहीं चले जाते हो वो अलग चीज़ है, लेकिन कभी भी अपना रेगुलर हॉस्पिटल नहीं छोड़ना चाहिए। हॉस्पिटल आपको रेगुलर ही रखना है। हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस जो है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, तो जो होम केयर है वो उसका तो ज़ीरो एक्सपीरियंस है, कोई एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। तो इसलिए कभी भी अगर आपको कोई बोलता है कि आ जाओ आप होम केयर ज्वाइन कर लो, अच्छे पैसे मिल जाते हैं और काम भी ज़्यादा नहीं होता, तो वहाँ पे सीधा ही उनको मना कर दो अगर आपको कोई भी ऐसा बोलता है। क्योंकि मैंने एक हॉस्पिटल में मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था तो वहाँ पे एक लड़की थी, तो उसका मतलब जो पर्सपेक्टिव था कैसे था कि उसको उसके फ्रेंड सर्कल ने किसी ने बताया हुआ था कि आप होम केयर ज्वाइन करना और वहाँ पे सैलरी भी अच्छी मिलती है। हॉस्पिटल तो आपको 24,000 देगा, वहाँ पे आपको 35,000 तक मिलेगी और आराम से 6, 7, 8 महीने 1 साल काम करो और उसके बाद पैसे इकट्ठे करो और आइल्स करो या OET करो और बाहर चले जाओ। अगर आप पैसे ही इकट्ठे करना चाहते हो तो आप होम केयर में जा सकते हो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कहीं भी आप अगर बाहर भी अगर आपने अब्रॉड भी जाने का सोचा है तो अब्रॉड अगर आपने जाना है तो नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन आने के बाद आपने क्या करा है 1 साल वो आपको शो करना होता है। अगर बाई चांस मान लो आप पैसे के चक्कर में होम केयर में चले जाते हो, होम केयर में जाने के बाद एक साल आपने काम करा है, 1 साल काम करने के बाद अगर आप अब्रॉड के लिए फ़ाइल अप्लाई करते हो तो उस टाइम पे वो आपको यही पूछेंगे कि रजिस्ट्रेशन के बाद 1 साल आपने क्या करा है। तो वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने होम केयर में करा है, क्योंकि आपके पास उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। तो इसलिए अगर आपकी स्टडी के बाद आपके एक्सपीरियंस में गैप पड़ जाता है तो वो जो गैप हो वो आपके लिए सही नहीं है। इसलिए कभी भी एज ए फ्रेशर आप कभी भी होम केयर ज्वाइन मत करो, अपनी रेगुलर हॉस्पिटल ज्वाइन करो जहाँ पे आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आप अब्रॉड जा सकते हो किसी अच्छे हॉस्पिटल में अप्लाई करके। अगर आपका कोई भी दोस्त आपको होम केयर के लिए रेकमेंड करता है एज ए फ्रेशर तो सीधा मना कर दो, आप अपना नॉर्मल हॉस्पिटल ज्वाइन करो। और एक लास्ट पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो तो हमेशा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि कोई बड़ा सेटअप चूज़ करो, किसी बड़े हॉस्पिटल में जाओ। जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। तो जैसे अगर नॉर्मली NABH तो सारे ही हॉस्पिटल होते हैं, अगर आपको JCI NABH प्लस JCI हॉस्पिटल मिलता है तो वहाँ पे ज्वाइन करो। वैकेंसीज़ बहुत होती है। अगर आप किसी छोटे हॉस्पिटल में जाओगे तो जिसके खुद 50-100 बेडेड है वो आपको क्या जॉब देगा। इसलिए हमेशा कोशिश करो बड़े हॉस्पिटल में जाने के। बहुत बड़े हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल है, मेदांता है, मैक्स की कितनी सारी ब्रांचेस है, फिर आप आर्टिमिस है, फिर BLK में आप जा सकते हो। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हो और जो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट भी मिलेगा। JCI भी होते हैं ये, और बहुत सारे इसके बेनिफिट होते हैं। तो अगर आपने ज्वाइन करना है तो इसलिए अच्छे हॉस्पिटल में जा सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ गलतियां थी जो हम नर्सिंग के बाद करते हैं, क्योंकि मेन चीज़ वही है कि पैसे अगर हमें दिखते हैं कि जिस चीज़ में ज़्यादा पैसे हम उसी चीज़ में जाते हैं। हम उसके पीछे की उसके फ़ायदे नहीं देखते, उसके बेनिफिट्स हम नहीं देखते, हम बस पैसा देखते हैं।
तो इसलिए कभी भी ये गलतियाँ मत करना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपनी ज़िंदगी में कभी भी ये गलतियाँ मत करना जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।